Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is अनकी फ्लैश कार्ड S1 रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं, वास्कुलर डिसऑर्डर वाला टॉपिक है। वास्कुलर डिसऑर्डर में आर्टीरियल डिसऑर्डर, वीनस डिसऑर्डर और लिम्फेटिक है। आर्टीरियल के अंदर क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया, एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया है। वीनस के अंदर वेरिकोस वेन और डीवीटी है। और लिम्फेटिक के अंदर लिम्फेडीमा और ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस है। सबसे पहला टॉपिक है क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया। क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया की सिवियरिटी को देखने के लिए हम एक स्कोर यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एंकल ब्रेकल प्रेशर इंडेक्स है। ओके, यानी एंकल दैट मींस अपर लिम्ब का, सॉरी लोअर लिम्ब का प्रेशर ऊपर आएगा और नीचे अपर लिम्ब का प्रेशर आ जाएगा। इस रेशियो को बोलते हैं एंकल ब्रेकल प्रेशर इंडेक्स होता है। ओके, नॉर्मल जो एंकल ब्रेकल प्रेशर इंडेक्स होता है वो 1 से लेकर 1.2 तक होता है। अगर ये 1.2 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है वेसल नॉन कंप्रेसिबल है, कैल्सिफाइड हो चुकी है डायबिटीज़ या एंड स्टेज रीनल डिजीज की वजह से। अगर ये 1 से लेकर 1.2 है तो ये नॉर्मल वेसल होता है। 0.5 से लेकर 0.9 है तो इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन होती है। 0.1 से लेकर 0.4 है तो वो क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया देखने को मिलती होती है। ओके, यानी इन शॉर्ट क्रॉनिक इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन कब लेबल करते हैं? 0.5 से लेकर 0.9 है। क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया कब, क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया कब लेबल करेंगे? जब 0.5 से कम हो जाएगा। और नेक्रोसिस कब लेबल करेंगे? 0.3 से कम हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद है एंकल ब्रेकल प्रेशर इंडेक्स इन इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्लॉडिकेशन के अंदर 0.5 से लेकर 0.9 है। क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया में 0.5 से कम है और नेक्रोसिस में 0.3 से कम है। बायलैटरल क्लॉडिकेशन है। ओके, इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज दिस सिंड्रोम? दिस इज कॉल्ड अयोर्टो इलिक ऑब्स्ट्रक्शन। अयोर्टो इलिक ऑब्स्ट्रक्शन को हम बोलते होते हैं लैरिज सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? इसमें आपको क्लॉडिकेशन देखने को मिलती है दोनों लोअर लिम्स के अंदर। बायलैटरल क्लॉडिकेशन होती है, इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है और एब्सेंस होती है फेमरल पल्सेस की। ओके, दोनों लोअर लिम्स के अंदर ना फेमोरल और डिस्टल पल्सेस एब्सेंट हो जाती है। अयोर्टो इलिक रीजन पे ब्रूई भी देखने को मिलती है। इस सिंड्रोम को बोलते हैं लैरिज सिंड्रोम। क्लियर? ठीक हो गया। और ओनली दिस इज द बायलैटरल, ये लैरिज सिंड्रोम, और यही इंपॉर्टेंस कराता होता है। और अगर अयोर्टो इलिक ओक्लूजन है, अगर अयोर्टो इलिक ओक्लूजन होती है तो इस केस में आपने कैसे मैनेज करना होता है? क्लियर? सही हो गया। अगर अयोर्टो इलिक ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर आपका लाइक इलिक, अगर अयोर्टो इलिक है तो आपने अयोर्टो बाईफीमोरल बाईपास देना होता है, यानी अयोर्टा को आपने फीमोरल आर्टरी से जोड़ देना होता है। अयोर्टो बाईफीमोरल बाईपास है। अगर इलिक ओक्लूजन होती है तो अयोर्टो फीमोरल बाईपास होता है। और दोनों के अंदर डेक्रियन ग्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर एक फेमरोपोप्लिटियल होता तो आपने क्या करना था? बाईपास इलियोपोप्लिटियल बाईपास करना था, जिसमें आप आउटोलोगस गिलेट सैफरस वेन का ग्राफ्ट इस्तेमाल करते होते हैं। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। ओके, क्लॉडिकेशन वाले। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कॉजेज ऑफ क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया। तो जो क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया के क्या कॉज होते हैं? ऑलमोस्ट वही कॉज है जो आपने पढ़े थे एथेरोस्क्लेरोसिस के। जो मॉडिफाइबल होते हैं, नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। जो मॉडिफाइबल होते हैं इसमें हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज और हाइपरलिपिडीमिया आ जाता होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है। ओके, ठीक हो गया। जो क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया वाले होते हैं लोग, उनकी ना सिर्फ एब्डोमिनल एओर्टा बल्कि कोरोनरी आर्टरी और सेरेब्रल आर्टरी में भी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। तो इन्हीं को मॉर्बिडिटीज की वजह से हो जाती है। अब क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया का क्या क्लिनिकल फीचर होता है? तो पहले रट्टा मारना, इसमें आपको इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन देखने को मिलती है। इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन के अंदर आपको क्रैम्प लाइक पेन देखने को मिलता है, लेकिन ये क्रैम्प लाइक पेन वॉकिंग पे बढ़ जाता होता है। फर्स्ट स्टेप पे कभी भी नहीं आता, वॉकिंग से बढ़ जाता है और रेस्ट करने से ठीक हो जाता होता है इन लेस देन 5 मिनट्स है। क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया जब लेबल करते हैं, जब 3 चीजें होती है, 3 चीजों में से कोई भी मिल जाए, रेस्ट पेन, अल्सरेशन, गैंग्रीन है। क्लियर? इसके अलावा आर्टीरियल पल्सेशन खत्म हो जाती है, आर्टीरियल ब्रूई देखने को मिलती है और स्लो कैपिलरी फिलिंग टाइम होता है। जो क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया में रेस्टिंग पेन, अल्सरेशन और गैंग्रीन होता है। कैसे पेन रिलीफ होगा? जब पेशेंट अपने फुट को अपने बिस्तर से बाहर निकालेगा, हैंगिंग फुट आउट ऑफ द बेड, या फिर वो कुर्सी पे जाके सो जाएगा। क्योंकि इसी केस पे क्या होता है ना, एडीमा होगा, ब्लड सप्लाई, यानी मतलब कहने का मतलब है कि जब इस कुर्सी पे सोएगा ना तो ग्रेविटी की वजह से लोअर लिम्ब में ब्लड फ्लो आपको देखने को मिलेगा। क्लिनिकल साइंस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अल्सर, गैंग्रीन, लो पल्स होती है, आर्टीरियल ब्रूई होती है, स्लो कैपिलरी रीफिलिंग होती है। फीचर्स ऑफ डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, अब डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है? अब ऑब्स्ट्रक्शन डिफरेंट लेवल पे होती है। अगर अयोर्टो इलिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें तो लैरिज सिंड्रोम था, क्लॉडिकेशन थी, एब्सेंस ऑफ पल्सेस थी और इंपॉर्टेंस था। ओके, अगर इलिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो यूनिलैटरल अफेक्टेड होता है, यूनिलैटरल लोअर लिम्ब अफेक्टेड होता है। अगर फेमरोपोप्लिटियल है, फेमरल पल्स आ जाती होती है, लेकिन जो नीचे वाली जो आती है आपकी डिस्टल पल्सेस वो एब्सेंट होती है। डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन में फेमरल और पोप्लिटियल पाल्पेबल होती है, लेकिन एंकल की जो पल्स होती है डोर्सालिस पेडस या पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी वाली, वो फील नहीं होती। और क्लॉडिकेशन काफ में और फुट में आपको देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट चलते हैं फीचर्स ऑफ फेमरोपोप्लिटियल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, तो फेमरोपोप्लिटियल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा? यूनिलैटरल क्लॉडिकेशन होगी काफ में और फेमरल पल्सेस पाल्पेबल होगी, पोप्लिटियल वाली पाल्पेबल नहीं होगी। क्लियर?
इसके बाद फीचर्स ऑफ आई लीग का, इसमें पूरा यूनिलैटरल लोअर लिम्ब की पल्सेशन नहीं देखने को मिलेगी, ब्रूई देखने को मिलता है। क्लियर, या को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अगर अयोर्टो इलिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, तो इसमें आपने अयोर्टो बाई फीमोरल बाईपास देना होता है। अगर इलिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो अयोर्टो फीमोरल बाईपास होता है, और इन दोनों के लिए डैक्रियन ग्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर फेमरोपोप्लिटियल ऑब्स्ट्रक्शन थी तो इस केस में कौन सा बाईपास करते होते हैं? इसमें आप प्रोफेंडोप्लास्टी कर सकते हैं, या फेमरोपोप्लिटियल बाईपास कर सकते हैं, या फिर इलियोफीमोरल बाईपास। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा आपका? इलियोफीमोरल या इलियोपोप्लिटियल, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलियोफीमोरल होता है। क्लियर, तो ये आप करते होते हैं, और इसमें ग्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं आप ऑटोलोगस ग्रेड सैफरनस वेन का ग्राफ्ट है। फीचर्स ऑफ अयोर्टो इलिक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लैरिस सिंड्रोम होता है, क्लॉटिकेशन इंपॉर्टेंस और एब्सेंस ऑफ पल्सेस होती है। इन्वेस्टिगेशन इन क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया, तो जो क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया इन्वेस्टिगेशन शायद डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है सच्ची में, वैसे मैंने पढ़ा नहीं है डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड, चलो मान लेते हैं फिर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, वैसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन आपकी ना एंजियोग्राफी होती है, डिजिटल सबट्रैक्शन परक्यूटेनियस एंजियोग्राफी, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। तो डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड वेरिकोस वेन, वेरिकोसील, टेस्टिकुलर टॉर्शन को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर, इनको देखने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जीवीटी वगैरह को भी, लेकिन चलो मान लेते हैं। अब जनरल इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे? बेस लाइन्स में सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट, क्लॉटिंग प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, ग्लूकोज करा लोगे। ओके, हार्ट को देखने के लिए ईसीजी, इको करा लोगे। स्पेसिफिक अंदर रट्टा मार लो, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड, डुप्लेक्स स्कैनिंग है। ओके, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी और सिटी एंजियोग्राफी होता है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट के अंदर। क्लियर, तो ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो आपने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर को ठीक करना होता है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं? हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज, सिगरेट स्मोकिंग है। नंबर 2 फार्माकोथेरेपी होता है। फार्माकोथेरेपी में अगर एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्लॉट्स बना हुआ, तो आपने एंटीप्लेटलेट ड्रग आपने इस्तेमाल करनी होती है। क्लियर, डायबिटीज है तो एंटी डायबिटिक, अगर हाइपरटेंशन है तो एंटी हाइपरटेंसिव, लेकिन बीटा ब्लॉकर अवॉइड करनी होती है। पेन किलर ओपियाइड्स देने हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस है तो स्टैटिन्स आपने इस्तेमाल करनी होती है। मेन आ जाती है सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर, जो कि हम सर्जरी में पढ़ते हैं। दो तरह का ट्रीटमेंट है। ओके, एंडोस्कोपिक और सर्जिकल है। ओके, सही हो गया। तो मेनली आपने रट्टा मारना है ट्रांसल्यूमिनल ओके एंजियोप्लास्टी। ओके, जो एंजियोप्लास्टी होती है ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी, बलून एंजियोप्लास्टी विद स्टंटिंग, ये आप करते होते हैं शॉर्ट सेगमेंट डिजीज के अंदर। और इसके बाद सर्जिकल रिवास्कुलराइजेशन है। तो सर्जिकल रिवास्कुलराइजेशन होती है वो आप एंड आर्टेरेक्टमी से कर सकते हो, या फिर आप बाईपास से कर सकते हो। अब जो बाईपास होता है खासतौर पर फेमरोपोप्लिटियल बाईपास में, यानी फेमरोपोप्लिटियल ऑब्स्ट्रक्शन में, या लॉन्ग सेगमेंट डिजीज के अंदर। ओके, तो इसमें क्या करते हो? प्रोफेंडोप्लास्टी कर सकते हो, अयोर्टो बाइफीमोरल या अयोर्टोफीमोरल है, या इलियोफीमोरल बाईपास वगैरह क्रिएट कर सकते हो, या प्रोफेंडोप्लास्टी वगैरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक ग्राफ दे सकते हो आप। अयोर्टो बाइफीमोरल है, अयोर्टा को फीमर से जोड़ दिया अगर आपका ऑब्स्ट्रक्शन इस जगह पे है। ओके, वेरियस बाईपास ग्राफ्ट लिखे हुए हैं। ओके, सही हो गया। अयोर्टोफीमो अगर बाईपास ऑपरेशन, अगर अगर आपके फेमरल आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन अगर है, ठीक हो गया, लाइक अयोर्टो बाईफीमोरल बाईपास है, इलियोफीमोरल बाईपास है। ओके, इसके अलावा अयोर्टो बाईफीमोरल या फेमरोपोप्लिटियल बाईपास है, ठीक हो गया। अब बीटा ब्लॉकर आपने अवॉइड करनी होती है। मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया, तो इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन होता है, क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया होता है। इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन के अंदर पेन वॉकिंग पे होता है, रेस्ट लेने से ठीक हो जाता होता है। क्लियर, और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड क्लॉटिकेशन डिस्टेंस। जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करता है ये डिस्टेंस छोटा होता रहता है। आपने इसको स्पाइनल स्टीनोसिस से डिफरेंशिएट करना होता है। स्पाइनल स्टीनोसिस के अंदर जो पेन होता है ना, वो वर्टिब्रा की एक्सटेंशन पे बढ़ जाता होता है। ओके, स्पाइनल स्टीनोसिस में जो पेन होता है वर्टिब्रा की एक्सटेंशन में बढ़ जाता होता है। और वीनस क्लॉटिकेशन के अंदर पेन होता है और वेरिकोस वेन के फीचर देखने को मिलते हैं, लाइक स्किन की चेंजेस आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, तो आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करना होता है, स्पाइनल स्टीनोसिस से और वीनस क्लॉटिकेशन से। वीनस क्लॉटिकेशन में वेरिकोस वेन के फीचर मिलते हैं। क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया में रेस्टिंग पेन होता है, क्राई ऑफ डाइंग नर्व, क्राई ऑफ डाइंग नर्व्स, और अल्सर और गैंग्रीन होता है। इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन में सिंगल लेजन होती है। क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया में मल्टीपल लेजन होती है, आर्टरी के सेगमेंट को अफेक्ट करती है। बट अदर पैटर्न्स ऑफ पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, लाइक सेरिब्रल सर्कुलेशन पे होगा तो स्ट्रोक और ट्रांसिएंट इस्कीमिया ट्रैक करा देगा। क्रोनिक पे होगा, इस्कीमिया कराएगा तो एंजाइना, इन्फॉक्शन करा देगा तो एमआई। मिजेंटेरी के अंदर क्या होगा? इंटेस्टाइनल एंजाइना या इन्फॉक्शन हो जाएगा। रीनल आर्टरी के अंदर हाइपरटेंशन वगैरह हो जाएगा। लिम्स के अंदर क्या करा देगा? क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया, क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया या एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया। क्लियर, बस ये आपने रट्टा मार लेना। ओके, और जो मेजर कॉज होता है क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया का, वो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, थ्रोम्बस की वजह से होता है। और जो आपका एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया होता है, ये आपको एमआई एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से होता है, जिसमें 6 पीस आपको मैं बताऊंगा। पेन, पैरालिसिस, पैलर, पल्सलेसनेस, पैरास्थीजिया, पोइकिलोथर्मिया। अदर काजेज ऑफ स्टेनोसिस आर थ्रोम्बोसिस, वाइजोस्पास्टिक डिसऑर्डर, ट्रॉमा वगैरह आ जाएगा। बट अदर साइड्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है 4 साइड्स आपको मैंने बताई थी। अयोर्टो इलिक, इलिक ऑब्स्ट्रक्शन, फेमरोपोप्लिटियल और डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती होती है। व्हाट इज एबीपीआई? एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स होता है। क्लियर, जो लोअर लिम्स का ब्लड प्रेशर ऊपर और अपर लिम्ब का नीचे होता है। ओके, अब क्या होता है क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया में लोअर लिम्ब का जो प्रेशर होता है कम हो जाता है ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। क्लियर, सही हो गया। नॉर्मल कितना होता है?
अच्छा, जो लोअर लिम्ब में ना आप डोर्सालिस पीटस या पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी या पेरोनियल आर्टरी का लेते हो और ब्रेकियल आर्टरी से डिवाइड कर देते होते हैं। नॉर्मल 1 से लेकर 1.2 तक होता है। अगर ये 1.2 से ज़्यादा हो गया तो नॉन कंप्रेसिबल वेसल होती है डायबिटीज़ और अनस्टेज रीनल डिजीज में। 1 से लेकर 1.2 है तो नॉर्मल है, 0.5 से 0.9 है तो वो क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया होता है, 0.5 से कम है तो क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया, 0.3 से कम है तो नेक्रोसिस वगैरह हो जाएगा। इसके बाद व्हाट इज लैरिज सिंड्रोम। तो जो लैरिज सिंड्रोम होता है इंपॉर्टेंस होती है ड्यू टू क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया, एयोर्टो इलिक ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया वाले टॉपिक पर। ओके, तो एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया वाला टॉपिक है। ओके, तो एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, तो एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया में जो लिम्ब्स की जो परफेशन होती है सडन ओक्लियन आपको देखने को मिलती है। और इसमें आपको क्या इसमें आपने रट्टा मार लेना, 6 पीस होते हैं और अगर 6 घंटों से ज़्यादा का हो गया तो ये लिम्ब का लॉस करा सकता होता है। क्लियर, 6 पीस और 6 घंटों से ज़्यादा हो गया तो लिम्ब का लॉस करा सकता है, एम्पुटेशन करा सकता होता है। मोस्ट कॉमन काज इज इम्बोलिज्म, और इम्बोलिज्म का क्या काज होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन या एमआई। क्लियर, इसके बाद जो इम्बोलस होता है कार्डिक सोर्स से, वो सिर्फ लिम्स को अफेक्ट नहीं करता बल्कि काफ़ी सारी जगहों को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल लिम्स पे होगा तो एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, ब्रेन पे होगा तो इम्बोलिक स्ट्रोक करा देगा, मेसेंटेरिक वेसल पे होगा तो इंटेस्टिनल गैंग्रीन करा देगा, रेटिना पे होगा तो ट्रांजिएंट ब्लाइंडनेस एमाइलोसिस फ्यूगेक्स करा देता होता है। क्लिनिकल फीचर ऑफ एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, तो एमआई की और एट्रियल फिब्रिलेशन की हिस्ट्री मिलती है और आपको 6 पीस देखने को मिलते हैं, पेन, पैलर, पैरालिसिस, पैरास्थीसिया, पोइकिलोथर्मिया, पल्सलेसनेस। ओके, कॉम्प्लिकेशन ऑफ रीपरफियन, रीपरफियन की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, रीपरफियन की वजह से आप तो रट्टा मार लेना कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी हो सकता है। रीपरफियन की वजह से जो टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं जो कि नेक्रोटिक टिश्यू में बिल्ट अप हो चुके थे वो ब्लड स्ट्रीम में आना शुरू हो जाते हैं, लाइक पोटेशियम, मायोग्लोबिन, न्यूट्रोफिल, हाइड्रोजन आयन, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करेंगे, एआरडीएस करवा देंगे, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करवा देंगे, मल्टी ऑर्गन फेलियर करा देंगे, मायोकार्डियल डिप्रेशन करा देंगे। अब एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया को एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया के 2 काज होते हैं, इम्बोलिज्म और थ्रोम्बस। अब इम्बोलिज्म को थ्रोम्बस से आपने कैसे डिफरेंशिएट करना होता है, दोनों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर इम्बोलस होता है तो आपने इम्बोलेक्टमी करनी है और अगर थ्रोम्बस होता है तो आपने थ्रोम्बोलाइसिस करनी होती है, यूरोकाइनेस से, स्ट्रेप्टोकाइनेस से। अब एक बात रट्टा मार लेना, इम्बोलिज्म में आपको एसोसिएटेड कार्डिक एरिथमियास मिलेगा, थ्रोम्बस में कोई नहीं होता। इम्बोलिज्म में सडन डेथ होती है, सडन ऑनसेट होता है, थ्रोम्बोसिस का स्लो ऑनसेट होता है यूजुअली। साइन सिम्टम के बारे में बात करते हैं, इम्बोलिज्म के सीवियर होते हैं, थ्रोम्बस के लेस सीवियर होते हैं। क्लॉडिकेशन की हिस्ट्री आपको थ्रोम्बस में देखने को मिलती है, थीरोसोक्लेरोसिस की वजह से। रिस्क फैक्टर फॉर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, ये भी थ्रोम्बस में देखने को मिलता है। कॉन्ट्रालैटरल पल्स एग्जामिनेशन इम्बोलिज्म में नॉर्मल होती है, थ्रोम्बस में अफेक्टेड होती है, बिकॉज सेम डिजीज दोनों साइडों को इन्वॉल्व करेगा। एग्जाम फाइटिंग ऑफ क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया, तो वो आपको सिर्फ थ्रोम्बस में देखने को मिलती है। इन शॉर्ट, जो क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया थ्रोम्बस की वजह से होता है, स्लो ऑनसेट होता है। क्लियर, और जबकि एम्बोलिज्म होता है ये एट्रियल फिब्रिलेशन या एरिथमियास की वजह से देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन इन एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया वैसे तो सेम होती है क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया वाली, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड, डुप्लेक्स इमेजिंग वगैरह, डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी है, इसके अलावा सिटी एंजियोग्राफी है। आजकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स करा दिया, 1 सेकंड इन्वेस्टिगेशन और चॉइस डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड है, लेकिन चलो मान लेते हैं। ओके, मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, सर्जिकल इमरजेंसी होती है, इसको आपने इमीडिएट मैनेज करना होता है। ठीक हो गया। ओके, अगर आपने नहीं मैनेज किया तो लिम्ब का लॉस करा देगा। कितना टाइम मैंने बताया था, 6 घंटे का। सबसे पहले आपने पेन को रिलीव करना होता है और आपने 5000 यूनिट ऑफ आईवी हेपरिन आपने देना होता है। फिर आपने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना होता है। फॉर एग्जाम्पल 6 घंटों से कम के अंदर आज गया है तो आपने इम्बोलेक्टमी कर सकते होते हैं। अगर नहीं आया तो फिर आपने क्या करना है, एम्पुटेशन वगैरह करते होते हैं। तो पहले तो आपने एनाल्जेसिया और हेपरिन दे दिया, फिर इम्बोलेक्टमी, थ्रोम्बोलाइसिस या एंडोवास्कुलर थेरेपी वगैरह कर ली होती है। ओके, और आपने अंडरलाइन काज वगैरह को ठीक करना होता है, लाइक एमआई एट्रियल फिब्रिलेशन है तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इम्बोलेक्टमी, एंडोवास्कुलर थेरेपी जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेस या यूरोकाइनेस कर सकते हैं, या थ्रोम्बेक्टमी कर सकते होते हैं, या अल्ट्रासाउंड एक्सेलरेटेड थ्रोम्बोलाइसिस भी हम कर सकते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं स्टेप्स ऑफ इम्बोलेक्टमी। तो इम्बोलेक्टमी के क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले लोकल या जनरल एनेस्थीसिया दे दिया आपने, ठीक हो गया। नॉर्मली लोकल देते होते हैं, ठीक है, जीए भी दे सकते हैं। नंबर 2, आपने आर्टरी को एक्सपोज करना जिसमें क्लॉट है और उसको आपने स्लास्टिक वेसल लूप से होल्ड कर लेना, ठीक हो गया। नंबर 2, आर्टरी को एक्सपोज किया। नंबर 3, ट्रांसवर्स एक्सियन दिया, इंसियन कौन सा देना, ट्रांसवर्स इंसियन देना, और क्लॉट्स को निकालना है विद द हेल्प ऑफ फुगार्टी बैलून कैथीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस कैथीटर को इस्तेमाल करना होता है। तो जो कैथीटर की जो बैलून की टिप है, ओके, ठीक है, बैलून ओके, प्रोक्सिमली और डिस्टली आपने इंसर्ट करनी होती है जब तक के वो क्लॉट की लिमिट को रीच ना कर गया हो। फिर आपने बैलून को इन्फ्लेट करना होता है और कैथीटर को आपने विड्रा करना होता है। क्लियर, ठीक हो गया। और ये उस वक्त तक करना होता है जब तक ब्लीडिंग ना आपको देखने को मिले। फिर आपने एंजियोग्राफी करनी है एट द एंड ऑफ प्रोसीजर के जो फ्लो है वो रिस्टोर हो गया या नहीं हो रहा। और लास्ट में आपने पोस्ट ऑपरेटिव हेपरिन देनी होती है जब तक आप वारफेरिन से स्टैब्लिश ना कर लो। तो क्या क्या है, जीए दिया या लोकल दिया, आर्टरी को एक्सपोज किया,
ट्रांसवर्स इंसिजन दिया, फोगाटी कैथीटर इंट्रोड्यूस किया जिसकी बैलून टिप होती है, प्रॉक्सिमल भी डालना है और डिस्टल डालना है, ओके, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ क्लॉट है। फिर बैलून को इन्फ्लेट करना होता है और कैथीटर को विड्रा करना होता है, ओके, बैलून को इन्फ्लेट किया, कैथीटर को विड्रा किया जिसके साथ क्लॉट्स वगैरह भी निकल आएगा, और जब तक करना है जब तक ब्लीडिंग ना देखने को मिले, ओके, और लास्ट में अपने एंजियोग्राफी वगैरह कर लेना होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है लाइक कॉजेज ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम ऑर्थोपेडिक कॉजेज में फ्रैक्चर या फ्रैक्चर को सर्जरी वगैरह की है उस वजह से हो सकता है। वास्कुलर काज के अंदर क्योंकि आर्टीरियल या वीनस इंजरीज है, आर्टीरियल या वीनस इंजरीज है, इस केस में देखने को मिल सकता होता है। या रीपरफेरियन इंजरी, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, रीपरफेरियन इंजरी है, या फ्लैगमेजिया सीरियोला डोलेंस है, फ्लैगमेजिया सीरियोला डोलेंस आपको किस में देखने को मिलता है, डीवीटी में देखने को मिलता है। सॉफ्ट टिश्यू की क्रश इंजरी बर्न्स में देखने को मिल सकता है, या आर्ट्रोजेनिक में अगर कोई न्यूमैटिक एंटी शॉक गारमेंट्स वगैरह पहने हैं, या स्नेक बाइट की वजह से हो सकता है। ओके, दिस इज नॉट अ यूक्यू, जस्ट रीड फॉर एमसीक्यू। तो इंपॉर्टेंट कॉजेज आप रट्टा मार लो, आर्टीरियल या वीनस इंजरी फ्रैक्चर की वजह से और क्रश इंजरी की वजह से, ओके, या रीपरफुजन की वजह से। क्लिनिकल फीचर ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया होता है लेकिन पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, मसल की टाइटनेस देखने को मिलती है, पेन ऑन पैसिव मूवमेंट ऑफ लिम्ब में देखने को मिलता है, और ये लेग के और फोर आर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट में आपको देखने को मिलता होता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में ना एडिमा होता है जिसकी वजह से मसल की नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती होती है, क्लियर, मसल का हाइपर टेंशन हो जाता है, मसल के कंपार्टमेंट का, सीवियर पेन आउट ऑफ द प्रोपोर्शन होता है, टाइटनेस होता है, पेन ऑन पैसिव मूवमेंट ऑफ लिम्ब होता है। इसके अलावा लेट साइन में, अच्छा जो लेट साइन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो पेन होता है लेकिन लेट साइन होते हैं पैरालिसिस, ओके, पैरास्थीजिया और पैलरा, और वेरी लेट साइन पल्सलेसनेस है, यानी अगर आपको पल्स मिल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम नहीं हो सकता है, ओके। इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर टिश्यू का प्रेशर ज़्यादा होता है, परफियन कम हो जाती है, सेलुलर एनॉक्सिया होता है, टिश्यू का स्कीमिया होता है, इरिवर्सिबल मसल डैमेज होता है। इंट्रो टू द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में वो सिम्टम्स होते हैं विच आर ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर इन अ कंपार्टमेंट, जिसकी वजह से मसल की परफियन कम होना शुरू हो जाती होती है, क्लियर, सही हो गया। तो असल में होता क्या है, पहले किसी को पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होगा, लिम्ब का एक्यूट इस्कीमिया होगा, एंडोथेलियल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, जब रीपरफेरियन होता है तो कैपिलरी लीकेज होना शुरू हो जाती है, एडिमा होता है जिसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा, क्लियर, सही हो गया, ओके। फीचर ऑफ मसल नेक्रोसिस आर कंटिन्यूइंग डिस्पाइट रीपरफिजन, यानी ऐसा होता है कि अगर आपने रीपरफिजन कर भी दिया लेकिन फिर मसल की नेक्रोसिस हो गया तो ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है। मोस्ट कॉमन साइट इज काफ, ओके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम की मैनेजमेंट इनिशियली अगर पेशेंट जल्दी आ गया तो फिर शॉर्ट में करनी, अगर लेट आया तो आपने लिम्ब की एम्पुटेशन कर देनी होती है। क्लिनिकल डायग्नोस होता है, बेस लाइन्स करा लोगे, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी करा लोगे आप, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लोगे, ओके। सीरियल कंपार्टमेंट प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, सीरियल कंपार्टमेंट प्रेशर वगैरह करा लोगे। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस किया फिर शॉर्ट में, लेकिन पेशेंट लेट आया तो आपने क्या करना होता है, ओके, कहने का मतलब है कि लिम्ब की एम्पुटेशन करनी होती है, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अच्छा, तो इसकी मैनेजमेंट यहाँ पे लिखी है, ओके। तो जो मैनेजमेंट होती है इमीडिएटली हमने क्या करना होता है, एंटीबायोटिक दे दी, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, कैथेटराइजेशन कर लिया, ओके, यूरिन के आउटपुट को देखने के लिए मैनिटोल डाययूरेटिक्स दे देंगे ताकि किडनी को फ्लश करे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी है, लेकिन मेन ट्रीटमेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फेसियोटमी करते होते हैं, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। आर्टीरियल डिसऑर्डर तो फिनिश हो गया मेरे ख्याल से। अब वेरिकोस वेन, वेरिकोस वेन में आपको क्या हिस्ट्री मिलती है, ओके, वेरिकोस वेन में ये हिस्ट्री मिलती है कि ड्रैगिंग पेन होता है, पोस्चुरल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, यानी ये वो उन लोगों में देखने को मिलता है जिन जो कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं, ओके, ज़्यादा देर खड़े रहते होते हैं, क्लियर, और ड्रैगिंग पेन होता है, पोस्चुरल डिस्कम्फर्ट होता है, लेग्स में हैवीनेस होती है, नाइट टाइम क्रैम्प्स आपको देखने को मिलता होता है, लोअर लिम्ब में एडिमा देखने को मिलता है, स्किन की डिस्कलरेशन वगैरह भी हो सकती है, वेरिकोस वेन की वजह से स्किन की डिस्कलरेशन भी हो सकती है, वो हम पढ़ेंगे सारा, ठीक है। और जो सिम्टम्स हो गए ये लिम्ब की एलिवेशन से या कंप्रेशन से ठीक हो जाते होते हैं और आपको डायलेटेड टॉर्शियस वेन देखने को मिलती है। What is absolute contraindication for varicose vein? तो जो वेरिकोस वेन है ना, वेरिकोस वेन में सर्जरी करते होते हैं, ओके, सही हो गया, एंडोथर्मल एब्लेशन है, लेकिन ये जो सर्जरी होती है आप डीवीटी में कभी भी नहीं करोगे, बिकॉज डीवीटी तो डीप वेन को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ओनली वे ऑफ ड्रेनेज है वो सुपरफिशियल वेन होती है। अगर आपने सुपरफिशियल वेन भी निकाल ली, जो ओपन सर्जरी होती है दो तरह की होती है, सैफ्रोफीमोरल लाइगेशन, सैफ्रोपोप्लिटियल जंक्शन लाइगेशन है, अगर आपने ये दोनों कर ली तो इसकी वजह से वीनस ड्रेनेज नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वीनस गैंग्रीन हो जाएगा, और वीनस गैंग्रीन की वजह से लॉस ऑफ लिम्ब हो जाएगा। दैट इज वाई जो डीवीटी की वेरिकोस वेन की जो सर्जरी होती है लाइक सैफ्रोफीमोरल और सैफ्रोपोप्लिटियल लाइगेशन, ये आपकी इस केस में नहीं करोगे जब डीवीटी होगा, क्योंकि वीनस गैंग्रीन हो जाएगा, लॉस ऑफ लिम्ब हो जाएगा, ओके।
हैंस आफ्टर वेरिकोस वेन सर्जरी हम ये रेकमेंड करते हैं कि पेशेंट चलना फिरना शुरू कर दे इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी, ओके, क्योंकि बेड रेस्ट करेगा ना तो डीवीटी हो जाएगा, ओके। और आफ्टर वेरिकोस वेन, अगर वेरिकोस वेन सर्जरी के बाद अगर डीवीटी हो गया तो फिर वीनस गैंग्रीन हो जाएगा और लिम्ब का लॉस भी आपको देखने को मिल सकता होता है, ओके। बाकी वेरिकोस वेन के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है एंडोथर्मल एब्लेशन होता है, एंडोवीनस और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन होता है। नेक्स्ट है CEAP क्लासिफिकेशन। वेरिकोस वेन की क्लासिफिकेशन होती है, 4 पैरामीटर्स देखते हैं। क्लिनिकल साइंस वाली क्लासिफिकेशन है, एटियोलॉजिकल है, एनाटॉमिकल है, उसके अलावा पैथोफिजियोलॉजिकल होती है। क्लियर, ठीक हो गया। वेरिकोस वेन की सिवियरिटी को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। हमने सिर्फ सी वाली रट्टा मारनी है। क्लियर, सही हो गया, ओके। तो पहले सी वाली को रट्टा मार लेते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ, यहाँ से MCQ जरूर आएगा। C0 का मतलब, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है, यानी आपको कोई वेरिकोस वेन या कोई साइंस नहीं मिल रहा वास्कुलर डिजीज का या वीनस डिजीज का। C1 का मतलब है रेटिकुलर वेन्स है। क्लियर, टीलेंजेक्टेसिया या रेटिकुलर वेन्स आपको देखने को मिल रही है। टीलेंजेक्टेसिया या रेटिकुलर वेन या मेल्यूलर वेन। अगर वेरिकोस वेन नजर आना शुरू हो गई है तो वो C2 होता है, और अगर आपको एडिमा देखने को मिल रहा है तो वो C3 होता है, विदाउट स्किन चेंजेस। अगर एडिमा के साथ स्किन की चेंजेस आपको देखने को मिल रही है, क्लियर, सही हो गया, तो वो क्या होता है, C4 होता है। अब वो क्या स्किन की चेंजेस होती है, लाइक C4A में पिगमेंटेशन होता है, C4B में लाइपोडर्माटोस्क्लेरोसिस होती है और एट्रोफी ब्लांची होती है। C5 में क्या होता है, हील्ड अल्सरेशन होता है, और C6 में क्या होता है, एक्टिव अल्सरेशन होता है। दोबारा बता दूं, C0 का मतलब है नो विजिबल और पाल्पेबल साइंस ऑफ वीनस डिजीज है। C1 का मतलब रेटिकुलर है, 1 से लेकर 3 मिलीमीटर या थ्रेडेड वेन्स देखने को मिलती होती है। तो C0 का मतलब है नो विजिबल और पाल्पेबल साइन ऑफ वीनस डिजीज। C1 का मतलब है रेटिकुलर, 1 से लेकर 3 मिलीमीटर या थ्रेडेड वेन्स होती है। C2 वेरिकोस वेन नजर आना शुरू हो गया 3 मिलीमीटर से ज्यादा का। C3 एडिमा होता है। C4 स्किन की चेंजेस होती है। C4A में पिगमेंटेशन, C4B में लाइपोडर्माटोस्क्लेरोसिस और एट्रोफी ब्लांची होता है। C5 में स्किन की चेंजेस होती है, ओके, विद हील्ड अल्सरेशन, और C6 के अंदर एक्टिव अल्सरेशन होता है। इसके बाद एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है, बहुत ईजी है, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड में डिवाइड करना है। एक्वायर्ड को प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर इडियोपैथिक में डिवाइड कर देना होता है। फिर एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन होती है, ये भी इजी होती है, ओके। तो इसमें जो एस होता है सुपरफिशियल, यानी 3 तरह की वेन्स होती है, सुपरफिशियल, परफोरेटर या डीप वेन्स है, या कोई वीनस लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं हुई। और लास्ट हमारी पैथोफिजियोलॉजिकल, इसमें भी 2 ही कॉज होते हैं, रिफ्लक्स या ऑब्स्ट्रक्टिव, या दोनों हो सकते हैं, रिफ्लक्स या ऑब्स्ट्रक्टिव, या कोई कॉज आपको नहीं मिल रहा, लेकिन आपने सिर्फ सी क्लासिफिकेशन को रट्टा मारना है। क्लिनिकल टेस्ट फॉर वेरिकोस वेन, तो जो वेरिकोस वेन के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, पहला है ट्रेंट-डीलनबर्ग होता है, ये सैफनो-फीमोरल जंक्शन की पेटेंसी को चेक करने के लिए करते होते हैं, या पर जो टेस्ट 1 है ना, सैफनो-फीमोरल जंक्शन की पेटेंसी को चेक करने के लिए करते हैं। इसके अलावा मल्टीपल टॉर्निक्वेट टेस्ट होते हैं। टॉर्निक्वेट टेस्ट ये करते होते हैं परफोरेटर्स को देखने के लिए, ओके, कौन सा परफोरेटर फारिग हुआ है, ओके। बल्कि ये इनकॉम्पिटेंट परफोरेटर के लिए हम फिगान टेस्ट भी करते होते हैं, क्लियर, फिगान टेस्ट भी करते होते हैं। इसके अलावा जो शॉर्ट टेस्ट होता है इसको टैप टेस्ट कहते होते हैं, ओके, ये डायलेटेड इनकॉम्पिटेंट वेन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मल्टीपल पर्थीस टेस्ट होता है, ये डीप वेन्स को देखने के लिए करते होते हैं। बस मोटा मोटा बता देता हूँ आपको, ओके। जो ट्रेंट-डीलनबर्ग होता है सैफनो-फीमोरल जंक्शन की पेटेंसी को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके। इसके बाद जो डीप वेन्स के लिए जो होता है वो आपका पर्थीस टेस्ट होता है, ओके, डीप वेन के लिए पर्थीस होता है। जो फिगान टेस्ट होता है ये परफोरेटर्स के लिए इस्तेमाल होता है, परफोरेटर्स के लिए, क्लियर, बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। क्लिनिकल फीचर ऑफ वेरिकोस वेन, ड्रैगिंग पेन होता है, पोस्चुरल डिस्कंफर्ट होता है, लेग्स में हैवीनेस होती है, रात को क्रैम्प्स होता है देखने को मिलता है, लेट नाइट क्रैम्प्स होता है, एडिमा फीट आपको देखने को मिलता है, स्किन की डिस्कलरेशन देखने को मिल सकती है, पेनफुल वॉक होता है, लेकिन ये सिम्टम रिलीव हो जाते हैं बाय एलिवेशन या कंप्रेशन से, ओके। मोस्ट कॉमन सिम्टम इन वेरिकोस वेन, डल एकिंग पेन होता है इन द वेन एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होता है, क्लियर, ठीक हो गया। लेकिन एक बात याद रखते हैं ना, क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया में जो पेन रिलीव होता है ना वो कैसे होता है, बाय लोअरिंग द लिम्स, ओके। लिम्स को जो क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया में लिम्स को लोअर करने से, ओके, लिम्ब को एलिवेट करने से अगर पेन रिलीव होता है तो वो वीनस डिजीज है। लिम्ब, लेकिन लिम्ब को नीचे करने से पेन ठीक होता है तो वो क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया होता है, या स्लीपिंग इन चेयर, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्किन मैनिफेस्टेशन ऑफ वेरिकोस वेन, तो ये बहुत सारी मैनिफेस्टेशन लिखी हुई है। कीवर्ड्स क्या है, डायलेटेड टॉर्शियस वेन होती है, स्किन की लाइपोडर्माटोस्क्लेरोसिस देखने को मिलती है, ब्राउन स्टेनिंग होती है, चैंपियन बोटल लेग अपीयरेंस आपको देखने को मिल सकती होती है, वीनस अल्सर आपको देखने को मिलते होते हैं, ठीक हो गया, ओके, वीनस अल्सर आपको देखने को मिल सकते हैं। पॉजिटिव कफ इंपल्स होती है एट द सैफनो-फीमोरल जंक्शन है। इसके अलावा सैफनेक्स वेरिक्स आपको देखने को मिल सकता है, ओके, जो कि कफ पे प्रोमिनेंट हो जाता होता है, ओके। एंड लीडिंग कॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस इज द क्रॉनिक वीनस हाइपरटेंशन ड्यू टू बैक फ्लो ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिकोस वेन, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड होती है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डॉपलर एग्जामिनेशन कर सकते हैं, MR वीनोग्राफी है, ओके, कॉन्ट्रास्ट वीनोग्राफी, MR या कॉन्ट्रास्ट वीनोग्राफी, लेकिन काफ़ी इन्वेसिव होता है, वेरिकोग्राफी और प्लाथिसोग्राफी होता है।
रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ, तो रीजनल क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है, किन किन वेन्स को वेरिकोस वेन अफेक्ट करती है। ग्रेट सैफनस वेन है तो इसमें जो डायलिटेशन होती है मीडियल थाई पे देखने को मिलती है, मीडियल काफ पे देखने को मिलती है। शॉर्ट सैफनस वेन पोस्टीरियर लैटरल काफ में देखने को मिलती है। एंटीरियर सैफनस वेन आइसोलेटेड होती है। क्लियर। सैफनस वेरिक्स ये क्या आपको डायलेटेड पेनलेस लंप मिलता है सैफनम फीमोरल जंक्शन पर। डायलेटेड पेनलेस लंप एट द सैफनम फीमोरल जंक्शन इज कॉल्ड सैफनस वेरिक्स होता है। और रट्टा मार लेना कि ये ना स्टैंडिंग करने से इमर्ज हो जाएगा, ओके, और रिकम्बेंट पोजीशन पे गायब हो जाता होता है, ओके, इट इज अपेयर इन रिकम्बेंट पोजीशन लेटने पर, ओके, स्टैंडिंग पे प्रोमिनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोस वेन। तो जो वेरिकोस वेन है इसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, कंप्रेशन होता है। अब इलास्टिक कंप्रेशन, स्टॉकिंग या न्यूमेटिक कंप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लिम्ब की एलिवेशन करते हैं, ओके, बस ये रट्टा मार लेना। गोल्ड स्टैंडर्ड एंडोथर्मल एब्लेशन होती है, एंडोवास्कुलर एंडोवीनस लेजर एब्लेशन है, या फिर आपका आ जाएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन आ जाता होता है। इसके अलावा नॉन एंडोथर्मल के अंदर सक्लेरोथेरेपी आ जाती है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड फॉर्म सक्लेरोथेरेपी है। और मेन सर्जरी है आपकी ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी में सैफनम फीमोरल जंक्शन की लाइगेशन और स्ट्रिपिंग ऑफ ग्रेड सैफनस वेना या सैफनम पॉप्लिडियल है तो उसमें आप शॉर्ट सैफनस वेना को काट देते होती है। क्लियर, सही हो गया। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इकाइमोसिस आपको देखने को मिल सकती होती है। आगे हम चलते होते हैं, ओके, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के एंडोथर्मल एब्लेशन है, एंडोवीनस या रेडियो फ्रीक्वेंसी से कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लोकल पे करते होते हैं, ओके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल एग्जाम के लिए, ओके, ठीक हो गया। तो लेकिन एक बात रट्टा मार लेना, पाकिस्तान में तो एंडोथर्मल एब्लेशन है ही नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर ना मेन ट्रीटमेंट क्या है, सैफनम फीमोरल जंक्शन लाइगेशन विद रिवर्स स्ट्रिपिंग ऑफ ग्रेड सैफनस वेन है एंड मल्टीपल स्टेप एवलियन है। वेरिकोस वेन का इंट्रो क्या है, वेरिकोस वेन डायलेटेड टॉर्चर सुपरफिशियल वेन होती है, 3 मिलीमीटर से ज़्यादा देखने को मिलती है। अपराइट पोजीशन में डायमीटर को देखते होते हैं, विद डिमॉन्स्ट्रेबल रिफ्लक्स होता है, बैक फ्लो ब्लड होता है। इटियोलॉजी में प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। प्राइमरी के अंदर क्या होता है, ओके, जो वेन्स के वाल्व होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। वेन्स के वाल्व डैमेज होने की वजह से क्या होगा, वीनस हाइपरटेंशन होगी और वेरिकोस वेन आ जाती है। लाइक सैफनम फीमोरल जंक्शन पे, सैफनम पॉप्लिडियल जंक्शन पे या परफोरेटर्स फारिग हो गया, ओके, ठीक हो गया। सेकेंडरी वेरिकोस वेन ये क्यों होती है, जब इंक्रीज वीनस प्रेशर होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। अगर वाल्व डैमेज हो गया तो वो प्राइमरी है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो सेकेंडरी होती है। ऑब्स्ट्रक्शन डीवीटी की वजह से हो सकती है, क्लियर, आर्ट्रियोवीनस मैलफॉर्मेशन की वजह से हो सकती है, या कोई मैस है, पेल्विक एब्डोमिनल मैस है, प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकती है, ओबेसिटी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इन केस में देखने को मिल सकती है। कॉमन सिनेरियो क्या होती है, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोफेशन लाइक सिक्योरिटी गार्ड है, कुक है, वेटर है, या प्रेग्नेंट फीमेल है, उसमें वेरिकोस वेन देखने को मिलती है। बायलैटरल वेरिकोस वेन, रट्टा मार लेना, बायलैटरल वेरिकोस वेन है तो ये कोई एब्डोमिनल या पेल्विक मैस की वजह से देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि इंफीरियर वेना कैवा की कंप्रेशन होती है। नेक्स्ट है वेन्स विच ड्रेन इन ग्रेड सैफनस वेन एट द सैफनम फीमोरल जंक्शन। तो जो सैफनम फीमोरल जंक्शन के ऊपर ग्रेड सैफनस वेन में कौन ग्रेड सैफनस वेन में कौन कौन सी ड्रेन होती है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, ओके, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोटेंडल वेन और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स, ये 3 होती है, ओके, क्लियर, बस एनाटमी है। वीनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्स और परफोरेटर्स होते हैं, तो जो वीनस ड्रेनेज ऑफ ग्रेड सैफनस वेन, स्मॉल सैफनस वेन होती है, ओके, ठीक हो गया। बस रट्टा मार लेना, लोअर लिम्स में 2 तरह के सिस्टम होते हैं, डीप वेन्स होती है और सुपरफिशियल वेन होती है। जो डीप वेन्स होती है 90% ब्लड को ड्रेन करती है, फैमिनल पॉपुलिटी, सुपरफिशियल 10% को ड्रेन करती होती है। जो ग्रेड सैफनस वेन होती है मीडियल मेल्यूलर से स्टार्ट होती है, फैमिनल ट्रायंगल तक जाती है, ओके, रन्स ऑन द मीडियल साइड ऑफ लोअर लिम्ब है। और जो शॉर्ट सैफनस वेन होती है लैटरल मेल्यूलर से लेकर पॉप्लिटियल फोसा में जाती होती है। जो सुपरफिशियल वेन होती है, ओके, वो डीप वेन्स में ड्रेन होती है। फॉर एग्जांपल सैफनम फीमोरल जंक्शन है, ग्रेड सैफनस वेन फेमोरल वेन में खत्म होती है, या शॉर्ट सैफनस वेन पॉप्लिटियल वेन में खत्म होती है, या परफोरेटर्स होते हैं। परफोरेटर्स लोअर लिम्ब में कौन कौन से होते हैं, अब रट्टा मारना, जो एमडी है, एमडी मतलब क्या है, मिड थाई पे जो होते हैं ना, ओके, वो आपको देखने को मिलते हैं डॉट्स वाले। इसके बाद जीबी है, ओके, जो काफ में देखने को मिलते हैं, बल्कि गैस्ट्रोक्रीमियस के अंदर वो होते हैं बॉइड्स वाले होते हैं। फिर इसके बाद रट्टा मारना एलसी, लोअर लेग में जो होती है वो कॉक्रिट्स होते हैं। फिर है एएम की, ओके, लाइक एंकल वाले होते हैं, ये मेयर्स या कस्टर होते हैं, ठीक हो गया। मिड थाई डॉट है, गैस्ट्रोक्रीमियस वाले बॉइड्स वाले होते हैं, लोअर लेग में कॉक्रिट्स होते हैं, और एंकल में मेयर कस्टर आ जाते होते हैं, ओके। अब इनके पास वन वे वाल्व सिस्टम होता है, सुपरफिशियल से डीप वेन में ब्लड जाता होता है, क्लियर, सही हो गया, ओके। और ये फ्लो कैसे बढ़ जाता होता है, काफ मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, वेरिकोस वेन की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। वेरिकोस वेन की जो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, नंबर 1 स्किन की पिगमेंटेशन हो सकती है, हीमोसिड्रिन की डेपोजिशन की वजह से। लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस है, जो स्किन की चेंजेस मैंने बताई थी, ओके, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, पिगमेंटेशन, एक्जिमा, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, एट्रोफी ब्लांची, अल्सरेशन, वीनस अल्सरेशन या ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया। इसके बाद डीवीटी वाला टॉपिक है, ओके, डीवीटी वाला टॉपिक है, ओके। तो क्लिनिकल फीचर ऑफ डीवीटी, तो जो डीवीटी लोअर लिम्ब की होती है, ये बेड रिडन केस की वजह से देखने को मिलती है, कोई रिसेंट सर्जरी हुई है। और इसमें क्या होता है, यूनिलैटरल लेग की स्वेलिंग होती है, पेन होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और सुपरफिशियल वेन की डायलेटेशन आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते होते कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीवीटी होता है।
तो डीवीटी की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, वेरिकोस वेन हो सकती है, क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी आपको देखने को मिल सकती होती है। क्लियर, सही हो गया। तो ये रट्टा आपने मार लेना है। और डीवीटी में कौन से साइन देखने को मिलते हैं, होमन साइन होता है और मॉसिस साइन होता है। होमन साइन में क्या होता है, काफ पेन ऑन द डॉर्सिफलेक्शन ऑफ फुट, ये आपको देखने को मिलता होता है। और इन्फ्लेमेशन के कार्डिनल फीचर देखने को मिलते हैं। तो डीवीटी क्या होता है, डीप वेन में क्लॉट बन जाता होता है, डीप वेन्स में लेग में बनता होता है, अपर लिम्ब की वेन्स में भी बन जाता होता है, काजिस में विर्चू ट्राइड होता है, हाइपरकोagulability एंडोथेलियल डैमेज और स्टेसिस है। अब हाइपरकोagulability क्यों हो सकती है, प्रोथ्रोबिन के जीन की म्यूटेशन की वजह से। एंटीकोगुलेंट कम है, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंटीथ्रोबिन 3 फैक्टर एफ है, 5 है। ओके, इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा है, मिलिग्नेंसी है, प्रेगनेंसी है, ओसीपी इस्तेमाल कर रही है, डायरेक्ट वेसल डैमेज में ट्रॉमा सर्जरी आ जाती है, ब्लड स्टेसिस में प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लिम्ब की पैरालिसिस है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, ओपेसिटी है, लॉन्ग फ्लाइट होता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। कॉमन एग्जाम सिनेरियो, प्रेग्नेंट फीमेल है, रेड टेंडर स्वालन पेनफुल काफ है, डीवीटी, लॉन्ग फ्लाइट हुई है, काफ में पेन हो रहा है, या चेस्ट पेन और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ जाएगा। हॉस्पिटलाइज पेशेंट है या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, बेड फास्ट है, पेन और टेंडरनेस इन काफ है, डीवीटी आ जाएगा। नेक्स्ट है डीवीटी ऑफ अपर लिम्ब। जो डीवीटी ऑफ अपर लिम्ब होता है ना, ओके, इसको हम वीनस थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम भी कहते हैं, वीनस थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम कहते हैं, या एफर्ट थ्रोम्बोसिस कहते हैं, या पेजेट श्रॉटर सिंड्रोम कहते होते हैं। क्या क्या कहते होते हैं, वीनस थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम, एफर्ट थ्रोम्बोसिस या पेजेट श्रॉटर सिंड्रोम। और ये क्यों होता है, रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से देखने को मिलता होता है। सब क्लीवन वेन का कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से वीनस स्टेसिस देखने को मिलती होती है। तो हिस्ट्री होती है प्रोलॉन्ग रिपीटेटिव मोशन एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से सब क्लेवन वेन डैमेज हो जाती होती है। यूनिलैटरल अपर लिम्ब के स्वेलिंग होती है, पेन होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, डायलेटेशन ऑफ सुपरफिशियल वेन आपको देखने को मिलता होता है। अदर नेम्स के अंदर वीनस थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम, एफर्ट थ्रोम्बोसिस और पेजेट श्रॉटर सिंड्रोम आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद पीरियड डिस्पोजिंग फैक्टर के अंदर क्या क्या होता है, पीरियड डिस्पोजिंग फैक्टर के अंदर आपको कोई प्रोलॉन्ग या रिपीटेटिव मोशन एक्टिविटीज़ की हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सब क्लेवन वेन डैमेज हो जाएगी। और सेकेंडरी कॉजेज के अंदर कोई कैथीटर्स लगाए हुए हैं, यानी प्राइमरी कॉजेज में कोई प्रोलॉन्ग रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ है, सेकेंडरी में कोई कैथीटर लगाया हुआ है, या हाइपर कोआगुलेबल स्टेट होती है। एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड होती है। ओके, ट्रीटमेंट क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन होता है। सही हो गया। ओके, आगे चलते होते हैं, हाउ टू डिसाइड ड्यूरेशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इन डीवीटी। तो डीवीटी में आप कैसे डिसाइड करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ओके, अगर किसी को पहली दफा वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ है, लेकिन उसके रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर है। रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, इम्बोबलाइजेशन यानी ये स्टेसिस, एस्ट्रोजन यूज, हाइपर कोआगुलेबिलिटी, सर्जरी, ट्रॉमा, एंडोथेलियल डैमेज है। अगर कोई रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर है, विर्चू ट्रायल वाले, तो वो 3 से लेकर 6 महीनों तक आपने करानी होती है। अगर फर्स्ट इडियोपैथिक है, कोई आपको रिस्क फैक्टर नहीं मिला, तो 6 महीनों से ज़्यादा करनी होती है। अगर रिकरेंट हो रहा है या फर्स्ट वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, लेकिन कोई इरिवर्सिबल रिस्क फैक्टर है, 12 महीनों से लेकर लाइफ टाइम तक देना होता है। क्लियर। इरिवर्सिबल रिस्क फैक्टर में आपका कैंसर और हाइपर कोआगुलेबल स्टेट आती है। रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर है 3 महीने, 3 से लेकर 6 महीने। फर्स्ट इडियोपैथिक वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है 6 महीने। अगर रिकरेंट वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है या पहली दफा हुआ है विद इरिवर्सिबल रिस्क फैक्टर लाइक कैंसर, हाइपर कोआगुलेबल, तो आपने 12 महीनों से लेकर लाइफ टाइम तक देना होता है। मैनेजमेंट ऑफ डीवीटी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन डीवीटी डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी होती है। प्रेगनेंसी में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है V/Q SPCT स्कैन वगैरह कराते होते हैं। क्लियर, ये आपने रट्टा मार लेना है। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन डीवीटी लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड या वीनोग्राफी कर सकते हैं। सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ट्रीटमेंट क्या होता है, बेड रेस्ट करना होता है जब तक कि पेशेंट को फुली एंटीकोगुलेट ना हो जाए। लिम्ब की एलिवेशन करनी होती है 15 डिग्री से, फिजियोथेरापी करानी होती है। इसके अलावा अपने एंटीकोगुलेशन इस्तेमाल करनी होती है। ड्यूरेशन बता चुका हूँ 3 से लेकर 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा का, या 12 महीनों से लेकर सालों तक करना होता है। ओके, अब इसकी जो ओल्डर ड्रग है ना, वो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है और वारफेरिन है। लेकिन जो न्यू ड्रग होती है डेबिकेट्रॉन, ओके, इसके अलावा रिवोक्साबान, एपिक्साबान आ जाती है। इंफीरियर वेना कैवा फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोफाइलैक्सिस के लिए। और कंप्रेशन स्टॉकिंग्स है। ओके, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होती है पोस्ट फ्लेबाटिक चेंजेस के लिए। जो इंफीरियर वेना कैवा फिल्टर होता है कब यूज़ करोगे, जब रिकरेंट आपको देखने को मिल रहा है, लाइक रिकरेंट क्या डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या फिर आपको एंटीकोगुलेशन की कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। डीवीटी की प्रिवेंशन कैसे करोगे, 2 तरह के मेथड होते हैं, मैकेनिकल, ओके, इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल है। ठीक है, मैकेनिकल, फार्माकोलॉजिकल, इसके अलावा इंफीरियर वेना कैवा फिल्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकेनिकल के अंदर क्या होता है, मैकेनिकल में इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग है और एक्सटर्नल न्यूमेटिक कंप्रेशन होती है। क्या क्या होती है, इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग या न्यूमेटिक कंप्रेशन। ठीक हो गया। फार्माकोलॉजिकल के अंदर क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल के अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है, ओके, या अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन है, वारफेरिन है, डेबिकेट्रॉन, रिवोक्साबान और पैसिव और एक्टिव एक्सरसाइज कराते होते हैं। व्हाई डोंट वी यूज थ्रोम्बोलाइसिस इन डीवीटी। ओके, थ्रोम्बोलाइसिस स्ट्रेप्टोकाइनेस और अल्टेप्लेस से क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। बिकॉज अगर आपने कर दिया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवा देगा, जो कि ज़्यादा फैटल होता है, बहुत नुकसानदेह होता है। ठीक हो गया। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म
थ्रोम्बोलाइसिस कब करते होते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म में करेंगे जब ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है। ओके, इसके बाद लिम्फेडिमा वाला टॉपिक है, फिर हम इसको फिनिश करते हैं। ओके, तो लिम्फेडिमा तो मास्टेक्टमी हो चुकी है। ओके, और लिम्फ नोड की डायसेक्शन हो गई है। पेशेंट को क्या एडवाइस करोगे? प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लिम्फेडिमा। तो आप पेशेंट के नंबर 1 आप तो एजुकेशन करोगे कि आपने बताना है कि आपको ये चीज़ें हो सकती है। नंबर 2 आपने क्या करना है? अर्ली इंटरवेंशन करना, मजीद कॉम्प्लिकेशन को आपने अवॉइड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस जगह पे एडिमा हो गया है उस जगह को आपने ट्रॉमा से अवॉइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उस जगह से ब्लड नहीं निकलवाना, ब्लड प्रेशर नहीं लेना, टाइट क्लॉथिंग नहीं पहननी और एक्सरसाइज हल्की फुल्की आपने करनी होती है। क्लियर? तो ये प्रिवेंशन होती है आफ्टर मास्टेक्टमी या लिम्फ नोड डायसेक्शन है। एडवाइस टू द पेशेंट शोइंग द साइन ऑफ लिम्फेडिमा। ओके, ठीक हो गया। तो पेशेंट को क्या एडवाइस करोगे जिसमें लिम्फेडिमा के साइंस आपको देखने को मिल गया? ओके, सही हो गया। तो लिम्फेडिमा वाले पेशेंट को क्या कहोगे? नंबर 1 आपने क्या करना है? प्रोटेक्ट हैंड व्हेन वॉशिंग अप और गार्डनिंग है। ओके, ठीक हो गया। वेयर अ थिम्बल व्हेन सुइंग, यानी अगर आप कोई सिलाई कपड़े का काम कर रहे हो तो आपने थिम्बल वगैरह यूज़ कर लेना होता है। पहले तो नंबर 1 आपने हाथों को बचाना है। नंबर 2 आपने फूड को बचाना होता है। नंबर 3 ओके, इलेक्ट्रिक रेजर टू डी पाइलेट। नंबर 4 आपने स्किन को मैसीरेट नहीं होने देना, सूखने नहीं देना। नंबर 4 कोई अगर कट्स या ग्रेजेस है आपने इसको ठीक करना होता है, वाश, ड्राई, एंटीसेप्टिक और प्लास्टर इस्तेमाल करना होता है। और जिस जगह पे अगर लिम्फेडिमा है उस जगह पे आपने कभी भी कोई ब्लड नहीं निकलवाना, कोई ब्लड प्रेशर नहीं करवाना, वहाँ पर टाइट क्लॉथिंग नहीं पहनी होती, एक्सरसाइज हल्की फुल्की करनी होती है। इन शॉर्ट आपने हैंड्स की प्रोटेक्शन करनी है, कभी भी नंगे पाँव नहीं जाना, इलेक्ट्रिक रेजर यूज़ करना है, ठीक हो गया। स्किन को ड्राई नहीं होने देना, कट्स वगैरह को ठीक करना होता है। इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे आपने इस्तेमाल करनी होती है, एंटीसेप्टिक एंटीहिस्टामिन इस्तेमाल करनी होती है। क्लियर? इसके बाद और उस जगह से ब्लड नहीं निकलवाना होता, ब्लड प्रेशर नहीं लेना होता, टाइट क्लॉथिंग नहीं पहनी होती और एंटीबायोटिक यूज़ करनी है अगर आपने हॉलीडे पे जा रहे हो। इसके बाद है काजेस ऑफ लिम्फेडिमा। तो जो लिम्फेडिमा होता है प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी में इडियोपैथिक होता है, कॉन्जेनाइटल लिम्फेटिक डिस्प्लेजिया की वजह से देखने को मिल सकता है। अब जो प्राइमरी के 3 काजेस होते हैं, कॉन्जेनाइटल, प्रीकॉक्स और टार्डा। कॉन्जेनाइटल 2 साल से नीचे वाले में देखने को मिलता है, फैमिलियल हो सकता है, सेपोरेटिक हो सकता है। कॉन्जेनाइटल में 2 साल से नीचे होता है और मिलराइट डिजीज होता है। प्रीकॉक्स 2 से लेकर 35 वाला होता है, मीक डिजीज की वजह से होता है। और टार्डा 35 साल से ऊपर वालों में देखने को मिलता है। सेकेंडरी लिम्फेडिमा किसी अंडरलाइंग काज की वजह से होता है, फॉर एग्जांपल फिलारियासिस की वजह से, फंगल इन्फेक्शन लाइक टीनिया पैडिस की वजह से, कोई फॉरेन बॉडी मटेरियल का एक्सपोजर है, फॉर एग्जांपल सिलिका, ठीक हो गया। फिलारियासिस, टीनस पैडिस है, सिलिका या कोई प्राइमरी लिम्फेटिक मैलिग्नेंसी है, लिम्फ नोड का कैंसर हो गया, यहाँ पे आपने रेडियोथेरेपी किया है या लिम्फ नोड को निकाल दिया है, रेडियोथेरेपी, कैंसर, ट्रॉमा से सब चीज़ें आ जाती होती है। एग्जाम में कॉमन सिनेरियो क्या होते हैं? मास्टेक्टमी हुई है, एक्सिलरी लिम्फ नोड की डाइसेक्शन हुई है और एडिमा हो गया अपर लिम्ब का, तो ये लिम्फेडिमा होता है। एडिमा ऑफ लोअर लिम्ब है और स्क्रोटम है, यानी अपर लिम्ब का एडिमा कब होगा? मास्टेक्टमी, एक्सिलरी लिम्फ नोड डाइसेक्शन की वजह से। लोअर लिम्ब का कब होगा? फिलारियासिस की वजह से। इसके बाद क्लिनिकल फीचर ऑफ लिम्फेडिमा होता है नॉन पिटिंग एडिमा होता है, कोई आर्टीरियल या वीनस प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता, स्वेलिंग देखने को मिलती है, क्लॉथिंग या ज्वेलरी टाइट हो जाती है, कॉन्स्टेंट डल पेन देखने को मिलता है, बर्निंग या बर्स्टिंग सेंसेशन देखने को मिलती होती है, स्किन के इश्यूज देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लेकीनेस, एक्सकोरिएशन है, और अगर एथलीट फुट भी देखने को मिल सकता है विद द बैक एक और जॉइंट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ लिम्फेडिमा। ओके, तो जो एग्जामिनेशन करोगे नॉन पेटिंग एडिमा मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस आइसोटोप लिम्फोसिंटोग्राफी। ओके, आइसोटोप लिम्फोसिंटोग्राफी होता है। इसके अलावा क्या क्या मैनेजमेंट करते हो? सबसे पहले आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन लोगे, ब्लड टेस्ट करा लोगे, स्पेसिफिक टेस्ट में आपका आइसोटोप लिम्फोसिंटोग्राफी है। इसके अलावा लिम्फ एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड था लेकिन खत्म हो चुका है। MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड सारा करा सकते हैं। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फेडिमा क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है, आपने बेड रेस्ट करना होता है, एनाल्जेसिया देना होता है, लिम्फ की एलिवेशन करनी होती है, एंटीबायोटिक फॉर सेलुलाइटिस दे दोगे, ठीक हो गया। तो कंजर्वेटिव में क्या क्या होता है? पहले पेन को मैनेज करोगे, पेन को कैसे करोगे? ओपियाइड से, स्टीरॉइड से, मतलब रिलैक्सेंट से आप ठीक करते हो। कंट्रोल ऑफ स्वेलिंग, बेड रेस्ट, लिम्फ की एलिवेशन से, मसाज वगैरह से करते हैं। सर्जरी के अंदर क्या होता है? सर्जरी में रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होता है, बाईपास ऑपरेशन होता है। क्लियर? ठीक हो गया। रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी वगैरह आ जाती होती है। मेन इसमें आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना होता है, मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। पेन को रिलीव किया, स्वेलिंग को रिलीव किया, बेड रेस्ट से, लिम्फ की एलिवेशन से, बैंडेजिंग से, कंप्रेशन स्टॉकिंग से और एंटीबायोटिक्स फॉर सेलुलाइटिस। ये आपका मेन कंजर्वेटिव होता है। एनाल्जेसिया, बेड रेस्ट, एलिवेशन, एंटीबायोटिक। लेकिन सर्जरी के अंदर रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कर सकते हैं, बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, लाइक लिम्फेटिक बाईपास है। अब यहाँ पे बड़े अजीबोगरीब नाम लिखे हुए हैं। वो मेंटल पैडिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन ब्रिज जिसको जिलीस बोलते होते हैं, या आइलियल म्यूकोजल पैच जिसको किन मॉन्थ कहते होते हैं, या लिम्फेटिक को वेनुलर एनास्टोमोसिस है, या लिम्फ नोड को वेन से जोड़ दिया जिसको बोलते हैं नीरोबोविक्स ऑपरेशन, या लाइपोसक्शन या एक्सीएन सर्जरी कर सकते हैं। अब एक्सीएन सर्जरी को लिम्ब रिडक्शन सर्जरी भी कहते हैं। सिस्ट्रंक, होमन्स, थॉमसन और चार्लस आती है, ठीक है। मिमोनिक है, TCS। ओके, थॉमसन, चार्लस, सिस्ट्रंक और होमस आ जाती होती है। व्हाट इज लिम्फेडिमा? तो लिम्फेडिमा क्या होता है? लिम्स की स्वेलिंग होती है ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल एडिमा। तो ये कंजेनिटल या एक्वायर्ड कॉजेज की वजह से हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज फिलारियासिस होता है, वो चिरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से देखने को मिलता होता है।
ओके, फिलारियसिस के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको फिनिश करते हैं। क्लिनिकल फीचर ऑफ फिलारियसिस। अब फिलारियसिस के जो एक्यूट फीचर्स होते हैं, इसमें आपको फीवर होता है, हेडेक होता है, मलेस होता है, अब इंग्वाइनल और एक्सिलरी लिम्फ नोड स्किन इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, और स्किन का सेलुलाइटिस आपको देखने को मिलता है। क्लियर। फिर इसके बाद क्रॉनिक में क्या होगा, क्रॉनिक फीचर में आहिस्ता आहिस्ता स्वेलिंग होगी लोअर लिम्फ की और स्क्रोटम की, लिम्फेडिमा होगा लेग्स का, स्क्रोटम पे हाइड्रोसील हो जाएगी, और एबनॉर्मल लिम्फेटिक वायरसेस आपको देखने को मिल सकती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। और मॉस्किटो बैट की हिस्ट्री मिलती होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इंट्रो टू द फिलारियसिस। तो फिलारियसिस क्या होता है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ लिम्फेडिमा होता है, वो चिरिया बैंकोराफ्टी की वजह से होता है। वेक्टर इसका क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, जो पैरासाइट होता है, ये लिम्फ नोड की फाइब्रोसिस और ऑब्स्ट्रक्शन करा देता है, खासतौर पर इंग्वाइनल लिम्फ नोड की। और अगर मैसिव एडिमा करा देगा, दिस इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस, ह्यूज स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम्फ, एडिमा एंड स्क्रोटम है। क्लियर, स्वेलिंग विद थिकनिंग ऑफ द स्किन आपको देखने को मिल सकती है, पैरासाइट होता है। मैनेजमेंट ऑफ फिलारियसिस। तो फिलारियसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन चॉइस नॉक्टर्नल ब्लड स्मेयर होता है, जिसमें आपको माइक्रोफिलारी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूजिनोफिलिया करा लोगे। ट्रीटमेंट के अंदर एंटीफिलियल थेरेपी है, डाइथाइल कार्बामेजिन है। इसके अलावा आइवरमेक्टिन अल्बेंडाजोल इस्तेमाल कर सकते हैं और लिम्फेडिमा को ठीक करोगे। क्लियर। और लिम्फेडिमा को कैसे ठीक करोगे, मैंने बताया था, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट था। ओके, एनाल्जेसिया देते हो, ओके, लिम्फ की एलिवेशन करते हो, एंटीबायोटिक देते थे। क्लियर। और इसमें डाइथाइल कार्बामेजिन आ जाएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडिनाइटिस है। ओके, ड्रग फॉर टीबी। तो टीबी के लिए जो ड्रग है, आई थिंक सो इनके साइड इफेक्ट वगैरह तो सारा आपको आते हैं। डोजेस भी याद करनी है, डोजेस भी याद करनी है। चलो फिर देखना पड़ेगा। आइसोनियाज़ाइड, आइसोनियाज़ाइड की जो डोज होती है काफ़ी ज़्यादा नहीं है। ओके, इस केस में तो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, आइसोनियाज़ाइड 300 mg है। ओके, रिफैम्पिन 450 आ जाएगा। ओके, 300 450 है, इन दोनों को प्लस कर लो तो 800 बन जाता है, और पिनाजिनामाइड 1.5 आ जाएगा। साइड इफेक्ट आपको ऑलरेडी आते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इंट्रो टू द ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडिनाइटिस है। ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडिनाइटिस, लिम्फेडिनाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ लिम्फ नोड होता है। ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडिनाइटिस में टीबी का इन्फेक्शन होता है, लिम्फ नोड का इन्फेक्शन होता है, डिजीज नहीं होता, बल्कि सिस्टमिक डिजीज की मैनिफेस्टेशन होती है। ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडिनाइटिस इज द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी होती है, कॉम्प्लिकेशन होती है। क्लियर। नेक के लिम्फ नोड को अफेक्ट करती होती है, जो लिम्फ नोड होते हैं वो चिपक जाते होते हैं, यानी लिम्फेडिनाइटिस होता है, लिम्फ नोड चिपक जाते होते हैं। फीवर, टेंडर, एनोरेक्सिया आपको देखने को मिलता होता है। अब जो ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडिनाइटिस है, इसकी कुछ स्टेजिंग आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, स्टेज 1 में आपको सिर्फ इन्फेक्शन लिम्फेडिनाइटिस होता है, स्टेज 2 में चिपक जाते हैं, मैटेड लिम्फ नोड होता है, स्टेज 3 में ठंडी एब्सेस बनती है, कोल्ड एब्सेस, स्टेज 4 में कॉलर स्टड एब्सेस होती है, स्टेज 5 में आपको साइनस फॉर्मेशन देखने को मिलती है। एक बात रट्टा मार लेना, जो कॉलर स्टड अल्सर है वो क्रॉन्स में होता है, कॉलर स्टड एब्सेस होती है, ये आपको टीबी में देखने को मिलती है। कोल्ड एब्सेस, ये भी आपको टीबी में देखने को मिलती है, और कोल्ड एब्सेस में नॉन डिपेंडेंट एस्पिरेशन आपने करना होता है। क्लियर। इन्वेस्टिगेशन और टीबी, सॉरी टीबी और इन्वेस्टिगेशन है, ये तो मेडिसिन में कर करके थक गया। स्पोटम कल्चर रट्टा मार लेना, एलजे मीडियम है, और लिम्फ नोड की बायोप्सी ले लोगे, चेस्ट एक्सरे वगैरह करा लोगे। ओके, स्टेजेस वगैरह, स्टेजेस ऑफ ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्टेज 1 में इन्फेक्शन लिम्फेडिनाइटिस होता है, यानी लिम्फ नोड हार्ड होते हैं। पेरिएडिनाइटिस होता है, जिसमें मैटेड लिम्फ नोड होती है। पिकेजियस नेक्रोसिस होता है, कोल्ड एब्सेस, कोलर स्टड एब्सेस है, और स्टाइनस फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती होती है। मोस्ट कॉमन स्वेलिंग इन द बॉडी, तो नेक की स्वेलिंग होती है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी की वजह से होती है। ओके, तो ये ओके, यानी जो सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है, सेकेंडरी हो सकती है या फिर प्राइमरी हो सकती है। प्राइमरी कम होती है, सेकेंडरी किसी कार्सिनोमा की वजह से या इन्फेक्शन इन द ड्रेनेज एरिया में देखने को मिल सकता है। इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियसिस है, HIV है, क्रॉनिक में टीबी, ब्रूसिलोसिस है, मेलिग्नेंसी में प्राइमरी में लिम्फोमा, और सेकेंडरी में आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या हेड एंड नेक की मेलिग्नेंसी है। ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ये मिसलिनियस है। फिर कुछ सर्जिकल रिकॉल्स है, आई डोंट थिंक सो ये मैंने कभी पढ़े हैं। इसके बाद 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, लिम्ब की स्वेलिंग है फॉर 3 इयर्स और नो पास्ट हिस्ट्री, या कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है, लिम्ब की स्वेलिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी लिम्फेडिमा, लिम्फेडिमा प्रीकॉक्स आ जाएगा। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ डीवीटी प्लस वेरिकोस वेन, तो आपने कभी भी पहले डीवीटी को मैनेज करना है, फिर आपने वेरिकोस वेन की सर्जरी करनी होती है। क्लियर, सही हो गया, अदरवाइज वीनस गैंग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेशेंट कम्स विद अ साइन ऑफ एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, आपने एम्बोलेक्टमी किया लेकिन फिर भी उसको लिम्ब का पेन है, वो मसल की इस्कीमिया है, तो ट्रीटमेंट क्या है, ओके, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो चुका है, फिशोटमी आपने करनी होती है। पेशेंट प्रेजेंट विद क्लॉटिकेशन है, ओके, गैंग्रीन है, गैंग्रीन, रेस्टिंग पेन, अल्सरेशन, गैंग्रीन, क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया होता है। क्लियर, सही हो गया। और इनमें से कोई भी मिले तो ये क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया होता है। इसमें जो एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स होता है 0.5 से कम हो जाता है।